जोहार, जय हिंद दोस्तों। जनजातीय जो प्रतिनिधि है उनका समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए। वैसे पहले एक लाइव मैंने किया था कि जिसमें मैंने ये कहा था कि हमारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या होनी चाहिए, और आज ऐसा लग रहा होगा बहुत किसी को कि दीदी दोनों तो सेम मैटर है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। वो जनप्रतिनिधियों की मतलब ओवरऑल सबके लिए था। अब क्योंकि मैं जनजाति समाज से हूँ, मैं जनजाति समाज से बिलोंग करती हूँ और जनजाति समाज के लिए ही ज़्यादातर काम करती हूँ, तो इसीलिए जनजाति विषयों को मैं प्रमुखता से उन्हीं को रखने का प्रयास करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब बोलना चाहिए, और अब तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग एहसास दिलाएंगे तो शायद कुछ प्रतिनिधि कुछ हमारे लिए हमारे कुछ जनप्रतिनिधि जनजातीय हम जनजातियों के लिए कुछ करें, क्योंकि अभी अच्छा मौका है उन लोगों से कुछ करवाना, क्योंकि 2024 आ रहा है। अभी जो भी उनसे करवाना है हम लोग करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा चलो इसी बहाने उनको बता दें, और शायद ये सारा कुछ वो इस लाइव तो मेरा लाइव मैक्सिमम रीच उन लोगों को करता ही है, तो वो लोग शायद इसमें विचार करें। वैसे विचार तो नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग योगी बाबा जैसे सोचते हैं। योगी बाबा को मैंने देखा है जो हर एक को होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे पदों में योगी बाबा जैसे लोगों को बैठना चाहिए, जो कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ना करें, जिनको दायित्व में पावर में बैठे ज़रूर, लेकिन कुर्सी का मोह ना हो। उनको मोह सिर्फ अपने समाज से होना चाहिए कि मैं इस पावर को मेरे पास, कि मैं इस दायित्व में इस पोजीशन में आने के बाद उस पावर को किस तरह से अपने समाज के लिए, समाज के हित में मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। बिल्कुल भगवान का वरदान है। जैसे पॉलिटिक्स ऐसे ही बुरा मत मानिएगा, लोग बोलते हैं कि इट्स अ डर्टी गेम, बट ऐसा बाबा ने इसको गलत साबित कर दिया। अगर हम चाहें तो पॉलिटिक्स को एक बहुत अच्छा गेम बना सकते हैं। डर्टी गेम जो एक मेंटल में बैठ गया लोगों का कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, उसको हम लोग झूठा साबित कर सकते हैं, और वो योगी बाबा ने कर दिखाया है। वो अपने पावर और पोजीशन का किस तरह से समाज के हित में यूज़ करना है उस चीज़ को वो समझते हैं। और उन्होंने आज आप देखिए उत्तर प्रदेश, जहाँ की हमेशा किसका बोलबाला रहता था, ये मुझे स्पेशली किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज देखिए वहाँ हर चीज़ मने क्या बोले, क्राइम बिल्कुल ज़ीरो हो गया है उनके वजह से। तो हम अगर चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम दायित्व में बैठकर योगी बाबा जैसे सोचने लगे, हर विधायक, हर सांसद, हर सीएम, हर राज्य का हर सीएम अगर योगी बाबा जैसे सोचने लगे, तो मुझे ऐसा लगता है जो अखंड भारत का सपना लेकर हम चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा सोचने वाला पता नहीं दूसरा योगी बाबा हमें कब मिलेगा। योगी बाबा जैसे सोचने वाले सांसद विधायक हमें कब मिलेंगे, योगी बाबा जैसे सोचने वाले सीएम हमें कब मिलेंगे। क्योंकि अब अगर हम नहीं जागे तो हम कभी नहीं और उठ पाएंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्र मुल्क बनने के कगार पे चल रहा है। जय महाकाल अमूल्य जी। तो अब हमें सोचना है, क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे, मैं उन सांसदों और विधायकों से ये कह रही हूँ जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के विषय में सोच रहे हैं, तो उनको ये कहूँगी कि आपको जो दायित्व है वही सेम दायित्व योगी बाबा को भी है। उनको देखकर सीखिए। अगर अभी नहीं सीखेंगे, अभी अगर अपने आप को चेक नहीं करेंगे, तो आगे चल के जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर आप सीट का क्या करेंगे, वोट बैंक कहाँ से लाएंगे। जी एकदम सही कहा आपने। मैं बहुत अच्छा लग रहा है
कि आज मेरे सुदामा जी मुझे बोल रहे हैं और बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं। जैसे मैं हर किसी को बोलती हूँ कि लाइफ के बीच में आप लोग कुछ ऐसी चर्चा कीजिए जिसके लिए हम लोग और खुल के चर्चा कर सके और एक अच्छा सा कोई रिजल्ट दे सके समाज में। जैसे अभी मेरे मित्र कह रहे हैं मिलेगा तो नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा। और एग्जैक्टली आज हम लोग एक बैठक में बैठे थे और वहाँ पे भी यही डिस्कशन हो रहा था कि हमें हमेशा बना बनाया चीज़ क्यों चाहिए। अगर हम जाएंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे और थोड़ी सी तराशने का प्रयास करेंगे तो ऑब्वियस कोई ना कोई चेहरा ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चेहरा नहीं है, हम ढूंढते नहीं हैं, हम तराशने की कोशिश नहीं करते हैं। और तो और एक और बहुत बड़ी बात कहूँ जो बहुत सारे लोगों को हो सकता है बहुत बुरा लगेगा कि हम हिंदू संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमें शिकायत है, हम रोते रहते हैं। वो संख्या में कम है लेकिन वो मस्त हैं, क्योंकि हमारे लोगों को समाज और अपने संस्कृति के विषय में कोई लेना देना नहीं है। बस एक दूसरे का टांग खींचना है और अपने स्वार्थ की बात सोचनी है। तो जो लोग स्वार्थ की बात सोचते हैं उनको ये बता दूं कि ये आज जो आप ये करेंगे, कल आपके जनरेशन शांति से, जैसे हमारे पूर्वज कर गए हैं तो हम आज शांति से बैठे, उसी तरह आज अगर आप समाज के लिए थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो कल को आपके आने वाली पीढ़ी जो है शांति से इस देश में जी पाएंगे। मैं एक और बात कहूँगी, बहुत अच्छे मैं जो अपना विषय को शुरू करने से पहले कुछ बातें आज मीटिंग में भी मैंने रखी है। दिल्ली में एक बैठक थी जहाँ पे मैंने पहले भी इस विषय को रखा। चौहान के जी जो सुदर्शन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं सर, उन्होंने एक बात कही थी उस बैठक में कि जो जिस तरह से समाज का काम कर रहा है उसको करने दिया जाए। सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई लिख कर समाज का कार्य कर रहा है, कोई बोल कर रहा है, कोई चिल्ला कर रहा है, कोई एग्रेसिव होकर कर रहा है, कोई हो सकता है मौन रहकर कर रहा है। जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। और इन सारी चीज़ों में से अगर आप वो कुछ भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनके साथ खड़े होइए। अगर आप पब्लिकली नहीं खड़े हो सकते, सोशल मीडिया में अपने आप को शो नहीं करना चाहते कि हम खड़े हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके क्षेत्र में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो अपने समाज के लिए जी जान से मेहनत करके अपनी जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि अभी हमारा समाज जिस तरह से विधर्मियों से घिरा हुआ है, समाज के हिंदू धर्म का काम इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक तो विधर्मियों से लगना, दूसरे अपने ही लोगों के जयचंदों से भी मुकाबला करना पड़ता है। जी नमस्कार दीपक जी। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि आपके क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने समाज के लिए कार्य करता है। उनके साथ अगर आप किसी कारणवश, जरूरी नहीं कि, हो सकता है सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर आप खड़े नहीं हो सकते उसके साथ, कुछ सोशल मीडिया में उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, तो अपने क्षेत्र के जो इस तरह से एक्टिव कार्यकर्ता है उनके आईडीज़, उनके ट्विटर्स, उनके इंस्टा हैंडल्स वो सारे निकालिए और उनको पर्सनल मैसेज में जाकर एटलीस्ट एक मैसेज कीजिए कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम लोग आपके साथ हैं। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहीं से कोई सैलरी नहीं मिलती। उनकी सैलरी, उनकी सबसे ज़्यादा माने उनका प्रमोशन अगर सब कुछ है तो वो सब आप लोग हैं। आपके थोड़े से एक समर्थन भरे शब्द कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, वो उस सामाजिक कार्यकर्ता को कितनी माने एक मतलब क्या बोले, एक दौलत से भी बढ़कर वो चीज़ है। मैं वो समझा नहीं पा रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर अपने क्षेत्र में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है जो बहुत एक्टिव होकर कार्य कर रहा है, आप अगर उनके साथ खड़े ना हो पाए तो कम से कम उनके हैंडल्स को ढूंढ कर निकालें और उन हैंडल्स पे जाके पर्सनली मैसेज करें कि जय श्री राम शूरी जी, कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा करने से उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाएगी और वो और मतलब तेज़ी से और पावरफुल तरीके से काम करेंगे। मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं ये महसूस करती हूँ, क्योंकि जब मुझे मेरे यूट्यूब में, ट्विटर में, इंस्टा में या फेसबुक में जब कोई ऐसा लिखता है दीदी हम आपके साथ हैं ना, तो मैं दूसरे दिन और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हूँ। ऐसा लगता है और ज़्यादा डट के भिड़ने के लिए, मैंने अपने समाज के लिए एकदम ऐसा मुझे महसूस होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र में भी अपने अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन करें, उनको
एक्टिव करने में, उनको और ऊर्जावान करने में उनकी मदद करें, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है या उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च या कुछ ऐसा पड़ता है। एक छोटा सा, थोड़ी सी उंगली को तकलीफ़ देना, 2 शब्द लिखना कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। चलिए, तो आज मैं विषय को रखूं। बिल्कुल, धन्यवाद सुदामा जी। प्रणाम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ स्वामी भाई। ये हम स्वामी भाई है, हमारे उड़ीसा से जुड़े हैं, इनसे भी बातें करेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं। आज मैंने उनको भी लाइव में इसीलिए बुलाया है। आप लोग, ये लोग भी अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए निडर होकर विधर्मियों से लोहा लेते हैं, उड़ीसा जैसे जगह में जहां बहुत मुश्किल है, परिस्थिति बहुत विपरीत है। चलिए, आज के विषय को रखते हैं। जैसा कि आज का विषय है कि हमारे जनजातीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका, सोशल माने सामाजिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और हमेशा आगे भी जो होगा, तो ये विषय को रखूंगी क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड एक जनजाति बहुल क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो भी चेहरा है, जो भी बड़े बड़े चेहरे हैं, नेता मंत्री या जो भी है, यहाँ तक कि हमारे महामहिम भी अब द्रौपदी मुर्मू जी भी राष्ट्रपति पद में बैठे हमारे जनजाति समाज से हैं। और क्योंकि ये जनजाति बहुल क्षेत्र है तो इसीलिए सांसद, विधायक और ये सारे जो दायित्व है वो, और जनजाति मंत्रालय जो है वो जनजाति समाज को दिया जाता है, जनजाति समाज से बिलोंग करने वाले किसी नेता मंत्री को दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता है कि आप जनजाति के, क्योंकि आप जनजाति समाज से हो, इसीलिए आप एक जनजाति से अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि जनजाति की समस्याओं को, जनजाति की प्रॉब्लम क्या है, जनजाति किस तरह से रिएक्ट करता है, उन सब की समस्याएं क्या है, ये हर एक जनजाति, जो जनजाति परिवार में जिसका जन्म हुआ है, वो हर एक व्यक्ति जानता है कि हमारे जनजाति समाज की समस्याएं क्या क्या हैं। इसीलिए हमेशा से झारखंड में जनजाति मंत्रालय, यहाँ तक कि सीएम को भी ये प्रयास है, प्रयास क्या रहता ही है कि सीएम चेहरा भी एक जनजाति चेहरा ही हो। तो इसीलिए किया जाता है कि वो जनजाति समाज से कनेक्ट हो पाए, जनजाति समाज के, क्योंकि उनसे अच्छा कोई उनकी समस्याओं को समझ नहीं सकता है। तो आज जो विषय है, जो आप लोगों ने भी हमेशा सोशल मीडिया में देखा होगा कि जब भी हमारे जनजाति समाज से कोई लड़की या कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ में उपलब्धि प्राप्त करता है, जैसे मान लीजिए किसी ने क्रिकेट में उपलब्धि प्राप्त की, किसी ने हॉकी में की, किसी ने तीरंदाजी में की, किसी ने किसी और क्षेत्र में एथलीट्स में की, या जिसमें भी हो, जब वो कुछ प्राप्त कर चुका होता है, जब वो एक उपलब्धि कर चुका, अभी जैसे हमारे क्षेत्र में टॉपर की हमारी कुछ जनजाति बेटियां जो है टॉप हुई हैं 12th में, तो उन्होंने एक संघर्ष किया है, क्योंकि खूंटी एक बहुत बड़ा जगह नहीं, छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे टॉप करना एक बहुत बड़ा विषय है। तो जब कोई कुछ उपलब्धि करता है जनजाति समाज से, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तब हमारे जनप्रतिनिधि तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, फोटो खिंचवाने, उनसे मिलने, उनको बधाई देने, उसके बाद उनकी सोशल मीडिया में आने लगते हैं कि फलाना क्रिकेट में उसको ऐसा मिला है, हॉकी में उसको ऐसा मिला है। तो हमारे जो भी बड़े बड़े जनजाति चेहरे हैं वो, उनका नाम आ जाते हैं कि वो मिलने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र, तब आपको अपना क्षेत्र याद आता है। जब कोई कुछ हासिल कर लिया होता है, एक जगह वो पहुंच चुका होता है, कुछ उपलब्धि वो पा लेता है, तब आपको फोटो खिंचवाने के समय में आपको उनका चेहरा याद आता है। उस वक्त में कहाँ होता है, कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि कोई जनजाति बड़ा प्रतिनिधि, बड़े कोई प्रतिनिधि है जो किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा है कि वो संघर्ष कर रहा हो, वो हॉकी में नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए वो संघर्ष कर रहा हो, या क्रिकेट में या बैडमिंटन में या फुटबॉल में या व्हाटएवर जिसमें भी हो, वो जब संघर्ष करता है तो उन संघर्ष के दिनों में
कोई प्रतिनिधि नज़र नहीं आते। बड़े छोटे जितने भी जो बड़े बड़े चेहरे जिनको कि चुना जाता है कि आप जनजाति से अच्छे कनेक्ट होंगे, उनके चेहरे बिल्कुल, वो चेहरा उस वक्त बिल्कुल नहीं दिखता है उनके बीच में। लेकिन जब वो कड़ी मेहनत करने के बाद बहुत सारे गांव से निकलकर क्रिकेट में आना, हॉकी में आना, तीरंदाजी में आना, और मतलब कितना मतलब सैक्रिफाइस करते हैं वो लोग, और कितना बहुत सारे तरीके का चैलेंजेस है गांव में, और उसके बाद बहुत सारे संघर्ष करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को फेस करने के बाद वो लोग जाकर कहीं कुछ एक उपलब्धि हासिल करते हैं। और जब वो संघर्ष करते हैं, उन संघर्ष के दिनों में किसी भी जनप्रतिनिधि को खड़े होते हुए मैंने कभी नहीं देखा है, या ये कहते हुए नहीं देखा है कि ये संघर्ष कर रहा है और हम इनके साथ में हैं। लेकिन जब वो कुछ पा लेता है, एक जगह को हासिल कर लेता है, तब जनप्रतिनिधि लोगों के, उनके जो लोग हैं, उनके जो संभालते हैं सीए वीए पता नहीं, और जो भी उनका पेपर्स में आने लगता है कि उन्होंने ये पद हासिल कर लिया, उन्होंने ये क्रिकेट में इतना नाम कमा लिया, उन्होंने हॉकी में ऐसा कर लिया, तो हमारे जो है फलाने वो आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ इस लाइव के माध्यम से कि जितने जनजाति प्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो क्या सिर्फ बधाई देने के लिए है? जनजाति समाज में क्या सिर्फ वो इसीलिए है कि जब कोई कुछ मुकाम या किसी जगह पर पहुंच जाए तब सिर्फ बधाई देने के लिए? उनके संघर्ष के दिनों में उनके साथ आप लोग क्यों नहीं हैं? आप जनजाति, क्या वो जनजाति समाज सिर्फ उस वक्त जब वो कुछ हासिल कर लेता है तब वो जनजाति समाज का होता है? बाकी जब अगर कोई किसी परेशानी से झेल रहा होता है तब वो जनजाति समाज से नहीं होता है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी सलीना टेटे हुआ, निकी प्रधान हुआ, इन लोगों ने एक जब मुकाम हासिल किया तो इनकी रैलियां निकली, इनको देनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ प्रतिनिधियों को खड़ा नहीं होना चाहिए? उनके संघर्ष के समय में क्यों नहीं वो लोग खड़े होते हैं? और बात ये करने के लिए आई थी कि जनजाति समाज में सिर्फ मैंने जब कोई कुछ हासिल कर लेता है तब जनजाति समाज के बड़े बड़े चेहरे वहाँ बधाई देने के लिए उनके साथ वो लोग खड़े हो जाते हैं, उनके साथ वो लोग फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या जनजाति समाज के लिए आप तब है जब वो कुछ हासिल कर ले, जब उनको उपलब्धि मिल जाए? जनजाति समाज में जब परेशानी आती है उन बेटियों पर, ऐसे परिवारों पर, जो मैं कुछ आपको उसके उदाहरण दे रही हूँ कि जब जनजाति समाज में कोई परेशानी आती है, जब जनजाति समाज की किसी बेटी के साथ में दुष्कर्म होता है, जब जनजाति समाज की बेटी को जला दिया जाता है, जब जनजाति समाज की बेटियों को कुचल कर मार दिया जाता है, जनजाति समाज की बेटियों को घर से बेघर कर दिया जाता है, जनजाति समाज की लड़कियों को मर्डर कर दिया जाता है और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि ये एक सुसाइड था, इस तरह से ये नहीं देखा जाता। हो सकता है सुसाइड हो, लेकिन हो सकता है सुसाइड करने के लिए प्रोवोक किया गया हो, इसकी तब वहां पर कोई भी बड़े बड़े जनजाति चेहरे नजर नहीं आते। लेकिन जब कोई कुछ हासिल कर लेता है तब जनजाति चेहरे वहां पर बधाई देने पहुंच जाते हैं। तो क्या सिर्फ आप उस समय उनके लिए हैं और बाकी समस्याओं के समय आप नहीं हैं? तो फिर आप क्यों हैं समाज में? तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई कुछ उपलब्धि हासिल कर लेता है तो उनको बधाई देने के लिए हमारे प्रतिनिधि दौड़े दौड़े जहां से हो वो दौड़ के आ जाते हैं कि भाई उनको बधाई देने हम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जनजाति समाज की बेटी ने 12वीं कक्षा में टॉप किया, हमारी जनजाति समाज की बेटी ने तीरंदाजी में नेशनल इंटरनेशनल ये किया, इस तरह की बातें होती। लेकिन उस समय कहाँ होते जब एक जनजाति समाज की बेटी परेशान होती है, समाज से लड़ रही होती है, उस वक्त आप कहाँ होते हैं? आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दूं। आप लोगों ने जो झारखंड से है आप लोगों ने सुना ही होगा, और जो झारखंड से बाहर है वो लोग भी मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। हमारी एक कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर थी, शायद संगीता तोपनो नाम की एक पुलिस ऑफिसर थी, जो जनजाति समाज से ही बिलोंग करती थी, जनजाति समाज की ही बेटी थी। उनको गौ तस्करों ने
गाड़ियों में रौंद कर कुचल कर मार डाला। लेकिन आज तक, अभी तक मैंने ये नहीं सुना है कि उनके घर में ऐसे बड़े चेहरे नजर आए। बड़ा चेहरा जनजाति समाज से कोई बड़ा प्रतिनिधि जाकर वहां खड़े होकर उनकी माताजी के साथ खड़े होकर उनको माताजी को सांत्वना दी हो। सुहानी सांगा अभी जो झारखंड से है वो बहुत अच्छे से जानते हो। सुहानी सांगा हमारे जनजाति समाज से बिलोंग करती है और हमारे रांची में कुछ एक एरिया को, जनजाति लोगों के कुछ एरिया को उनसे लेकर, चाहे जिस तरह से भी हो, लेकर एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। और उसी HEC करके एक जगह है, वहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। और उसी स्मार्ट सिटी में सुहानी सांगा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका एक मिट्टी का घर था, वो अपने परिवार के साथ में वहाँ रहती थी। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने सवरजीत जी कि स्वार्थ रहित आप किसको बोलिएगा, स्वार्थ रहित कोई नहीं है, सबको फोटो खिंचवानी है। यहां तक तो भगवान बिरसा मुंडा को हमारे प्रतिनिधि नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ 9 जून और 15 नवंबर को सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं। उसके बाद जब उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नहीं छोड़ा तो नॉर्मल पब्लिक क्या चीज है। जहां जरूरत होती है वहां पर कोई नहीं होता, जहां जरूरत पड़ती है वहां पे बिल्कुल नहीं होता। जब कोई कुछ हासिल कर चुका होता तब हमारे प्रतिनिधि, बड़े बड़े चेहरे वहां बधाइयां देने आ जाते हैं। तो जैसे मैं आगे बात को बढ़ाती हूँ कि सुहानी सांगा के घर को तोड़ दिया गया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। बेचारी ने चिल्ला चिल्ला कर, कई सामाजिक कार्यकर्ता गए उनकी मदद के लिए, उनको बोला गया, उनकी मदद के लिए वो लोग खड़े हुए, इस बात को आगे पहुंचाने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी किसी जनजाति समाज के किसी प्रतिनिधि ने एक भी स्टेटमेंट ना दिया, ना उसके लिए कोई एक्शन लिया। और आपको बता दूं, यही सुहानी सांगा आज 4 दिनों से गायब है, वो मिल नहीं रही है। कई न्यूज़पेपर्स में आए, कई लोगों ने इस पे आवाज उठाई कि 4 दिनों से सुहानी सांगा गायब है, क्योंकि उसने अपने घर को बचाने के लिए, स्मार्ट सिटी में उसका जमीन था उसको तोड़ दिया गया, उसको बेघर कर दिया गया। वो आवाज उठा रही थी अपने हक के लिए। वो क्या जनजाति समाज की बेटी नहीं थी? उसके साथ कोई भी जनजाति समाज का एक भी व्यक्ति या एक भी प्रतिनिधि खड़ा नहीं हुआ। जय श्री राम ललन जी, कई कई बड़े चेहरे हैं जो पार्टियों में बड़े बड़े दायित्व, जनजाति महिला चेहरे हैं जो बड़े बड़े दायित्व लेकर बैठे हैं, पुरुष चेहरे भी हैं जो बड़े बड़े दायित्व लेकर बैठे हैं। लेकिन किसी को मैंने जनजाति समाज से किसी उस लड़की, उस बेटी के साथ में खड़ा होते हुए देखा। वो अकेली अपने लिए आवाज उठाते गए और ना जाने आज वो कहां वो गायब कर दी गई। भगवान करे कि वो सुरक्षित हो। आज तक वो मिल नहीं रही है, 4 दिन हो गए। क्यों आज तक किसी प्रतिनिधि ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि उस लड़की को खोजा जाए? क्या वो जनजाति समाज की बेटी नहीं है? जब कोई कुछ हासिल कर लेता है तो आप लोग फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब जनजाति समाज की बहू बेटियां दिक्कत में रहती है, राजधानी की घटना मैं बता रही हूं आपको, सही बात है, विजय जी बोल रहे राजधानी की घटना है, क्या ये जनजाति समाज की बेटी नहीं है? जिसने उपलब्धि हासिल कर ली, उससे ज्यादा जरूरत आपको, आपकी जरूरत यहां पे थी, आपको स्टैंड लेना यहां जरूरत था। उसने तो संघर्ष करके एक जगह को पकड़ ली, एक जगह पहुंच गई है, लेकिन ये बेटी अकेली थी, चिल्ला रही थी, उसके छत को उससे छीन लिया गया था, तभी एक भी जनजाति चेहरा दिखाई नहीं दिया। सिर्फ जनजाति नाम होने से नहीं होता। मेरे पास प्रमाण है, आपके पास अगर किसी के पास भी ये प्रमाण हो मुझे झूठा साबित करने, तो आप प्रमाण कर सकते हैं कि एक ऐसा जनजाति चेहरा झारखंड में जो जनजाति समाज के हित में कार्य किया हो, जनजाति के साथ में अन्याय हो रहा उसके साथ में खड़ा हो, जो कन्वर्शन, जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए खड़ा हो, जो जमीनें छीन ली जा रही है आदिवासियों की उसके लिए खड़ा हो, उसके लिए कोई नहीं खड़ा है। उसके लिए वो क्या जनजाति समाज से नहीं है? आज भगवान बिरसा मुंडा के पड़पोते, वो बहुत सीरियस है, वो बीमार है, लेकिन एक भी प्रतिनिधि का स्टेटमेंट नहीं आया, एक भी प्रतिनिधि दिल्ली से पहुंचकर उनसे मिलने नहीं गया।
वो हमारे धरती आबा है। अगर आज खूंटी को और झारखंड को कोई जानता है तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ही जानता है। देश विदेश में लोग उनको धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। आज उनके पड़पोते, एक तो बदहाली की जीवन वो जी रहे, तो क्या वो जनजाति समाज से नहीं है? आज वही भगवान बिरसा मुंडा के वजह से झारखंड बचा हुआ है। उन्होंने संघर्ष करके इसको बचाया है, लेकिन उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। और बता दूं, बहुत ज्वलंत मुद्दा अभी जो मामला हुआ, जो आपके मनरेगा घोटाला में हमारी एक आईएएस अफसर अंदर गई, पूजा सिंघल जी, उनका एक हॉस्पिटल है रांची में, आप सबको मालूम होगा, पल्स हॉस्पिटल। आपको पता है वो पल्स हॉस्पिटल किन की जमीन पे है? एक आदिवासी के जमीन पर वो पल्स हॉस्पिटल बनाया गया था। एक 5 स्टार हॉस्पिटल, एक 5 स्टार हॉस्पिटल एक आदिवासी मुंडा की जमीन पर बना हुआ था। और जब भी वो इस विषय में बात करने जाता था तो पावर को यूज करके उसको दड़ा धमका कर उनको चुप बैठा दिया जाता था। पुलिस के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था। वो इतना बड़ा एरिया जो पल्स हॉस्पिटल जो है, इतने बड़े, जो जिस इलाके में 5 स्टार हॉस्पिटल को जो खड़ा किया गया था, वो एक आदिवासी की जमीन है। कैसे वो बना? क्या किसी प्रतिनिधि ने ये आवाज उठाई? चापलूसी करके सब अपने अपने पद में बैठ गए हैं, लेकिन समाज के लिए कोई खड़ा नहीं। जब कोई कुछ हासिल करता है तो फूलमाला गुलदस्ता लेकर सम्मानित करने, फोटो खिंचवाने पहुंच जाते। क्या ये जनजाति समाज के लोग नहीं है? ये मुंडा जिनके जमीन पे पल्स हॉस्पिटल था, ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड में सीएनटी एक्ट चलता है। झारखंड में आदिवासी की जमीन को एक आदिवासी ही ले सकता है, और वो भी उसी क्षेत्र का होना चाहिए, उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए, तब वो आदिवासी ले सकता है। तो पूजा सिंघल जी ने इतना बड़ा 5 स्टार हॉस्पिटल खड़ा किया एक मुंडा के जमीन पर। कितने जनजाति बड़े बड़े चेहरे जाकर उनके सपोर्ट में खड़े हुए, मुझे बताइए। फिर आप किस बात के जनजाति प्रतिनिधि हैं? सिर्फ अपने लिए? भाई बहुत बड़ा है, मैं लाइव में पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। बाद में मैं पढ़ के इसका रिप्लाई कर दूंगी। और बाकी आगे मैं बोलना चाहूँगी रूपा तिर्की जी का मामला आया, और उसमें किन किन नाम, कौन कौन से नाम आए, आपको सब कुछ मालूम है। बाद में सीबीआई ने उनको ये कह दिया, जरूर मैं चाहूंगी आप सब लोग जरूर भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के लिए, उनके वंशजों के लिए, उनके लोगों के लिए जरूर आप लोग करें, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल सोचती नहीं है। सरकार सिर्फ, या जो भी बड़े बड़े प्रतिनिधि है, सिर्फ साल में 2 बार भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को याद करती है। वो है 9 जून और 15 नवंबर। आप जाइए उनके गांव में जाकर देखिए, उनका अपना खुद का छत नहीं है। उनकी खुद की जमीन को सरकार ने ले ली है बिरसा मुंडा के स्मारक बनाने के लिए। 18 डेसिमल की जमीन उनको ले ली, और वो किसी और के जमीन में घर बनाकर रह रहे हैं। उनके घर में अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके घर में बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। उनके पड़पोते के बच्चे सब्जियों को बेचकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पड़पोते के बच्चों के बच्चे, वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनके पड़पोते के बेटे जो कि मास्टर्स किए हुए, वो लोग चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़े बड़े प्रतिनिधियों के बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई इंजीनियर है, किसी के बड़े बड़े पेट्रोल पंप है, किसी के माइंस है। लेकिन जिसने झारखंड को बचाया, उनके वंशजों की दुर्दशा ये है। उनके पड़पोते सुखराम मुंडा जी बहुत सीरियस है, लेकिन किसी प्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये कहती हूं कि आप लोग जब उपलब्धि होती है तो उनको आप लोग बधाई देने पहुंचते हैं, क्योंकि वो जनजाति समाज से हैं। तो जो लोग तकलीफ में हैं वो जनजाति समाज के बेटे बेटियां नहीं है। मैं केंद्र से ये पूछना चाहती हूँ, मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप जनजाति चेहरों को इसीलिए लाते हैं कि जनजाति चेहरों को कनेक्ट करें। तो क्या आपने ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों की तरफ से कि सुख में खड़े होना, दुख में किसी के साथ खड़े नहीं होना? अगर ऐसा है तो बोल दीजिए, हम लोग कोई उम्मीद ही नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे ही नहीं। हम ऐसे ही सोचेंगे कि हमारा ऐसे ही, हम लोग जितना कर पाएंगे, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हम उतना करेंगे, बाकी किसी से इतनी उम्मीद करेंगे ही नहीं।
सुनीता खाखा का मामला जनजाति समाज से या झारखंड से जितने लोग हैं सबको, राधे राधे पुष्पेंद्र जी, सबको पता है। सुनीता खाखा जी एक आदिवासी महिला गुमला तरफ से थी। बीजेपी की एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक संयोजिका थी, सीमा पात्रा जी। उनके हस्बैंड भी आईएएस अफसर थे। उन्होंने अपने घर में काम के लिए सुनीता खाखा को रखा था और उन्होंने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनको मार मार के अपाहिज कर दिया। उस वक्त में कितने लोग खड़े थे, कौन कौन, कितने बड़े जनजाति चेहरे खड़े थे, एक नाम बताइए। बड़े बड़े राष्ट्रीय पदों में जनजाति समाज के लोग हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं जनजाति समाज के, राष्ट्रीय पद में लोग बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय वो, विधायक सांसद, यहां तक कि अभी तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी जनजाति समाज से हैं। लेकिन मैं आज इस लाइव के माध्यम से महामहिम माननीय श्रीमती हमारी मां द्रौपदी मुर्मू जी से ये पूछना चाहती हूं, आपकी तरफ लोग बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि आप उन समस्याओं में, उन जगहों में जाकर खड़े हों जहां से आप हैं। यहां आप देख रहे होंगे कि सौम्य नाम का एक मैसेज आ रहे हैं। ये लोग उस क्षेत्र से हैं जिस क्षेत्र से हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, और वहां के संथाल जनजाति जो लोग हैं उनसे मैं लगातार संपर्क में हूं, और उन लोग कई वर्षों से दबे कुचले जी रहे हैं। उड़ीसा के मनोहरपुर, केउंझर इस क्षेत्र में है। यहाँ पे स्वामी जी ने लिखा है, हमारे यहाँ मनोहरपुर में इतना बड़ा हादसा होने के बाद वहाँ कन्वर्शन चल रहा है, और ये बात राष्ट्रपति महोदया जी को पता है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने मयूरभंज से बिलोंग करती हैं, लेकिन देखिए वो चुप है। आज भी जनजाति लोग वहाँ अब अवहेलित हैं। अवहेलित मतलब इग्नोर्ड है। महामहिम राष्ट्रपति जी जहां से हैं वहां के संथाल जनजाति लोग दबे कुचले हैं। सौम्य जी को मालूम है 2020 में हम लोगों ने जनजाति समाज वहां के संथाल लोगों के साथ में कार्यक्रम किया था, क्योंकि वहां कन्वर्शन गैंग जो है वो इतना मजबूत है कि वहां के जनजाति समाज को कोई कार्यक्रम अपना, इवन अपने पर्व त्योहार तक को वो लोग मनाने नहीं देता है। तो हम लोगों ने 2020 में, ये सौम्य है और कई लोग हैं, उनसे मिलकर हम लोगों ने वही क्षेत्र, मनोहरपुर क्षेत्र जहां से हमारी महामहिम जी बिलोंग करती हैं, वहां पर हमने जनजाति मतलब संथाल लोगों के साथ में जाकर कार्यक्रम किया। वहां भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा लगाने के लिए एक भूमि पूजन मेरे द्वारा उन लोगों ने किया। सिधो कान्हो जी की भूमि पूजन हुई, वहां एक प्रतिमा लगेगी। हमने उस जगह में करीबन 20 साल बाद कोई कार्यक्रम किया, और इन लोगों ने मुझे झारखंड से बुलाया कि दीदी आप आइए तब कुछ संभव हो पाएगा। मैंने 2 दिनों का प्रवास वहां पे रखा था और उन संथालों के बीच में रही, और उनकी दुर्दशा देखकर मैं दंग रह गई। जो कन्वर्ट हो गए हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो अपने त्योहारों तक को वो नहीं मना सकते हैं। तो मैं इस लाइव के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से पूछना चाहती हूं कि आप कब अपने लोगों की तरफ देखेंगे। हमें कितना गर्व होता है जब आपको हम लोग उस जगह में देखते हैं कि एक जनजाति समाज से कोई वहां बैठा है। जब आपको चुना गया था तो हर एक के दिल में एक ऐसी भावना हो गई थी कि अब हम निडर होकर जिएंगे, क्योंकि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए एक उस पद में कोई बैठा है। लेकिन मैंने आपको कभी भी उनके लिए माफी चाहूंगी, कभी उन तक पहुंचते हुए नहीं देखा। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि जनजाति चेहरे सिर्फ उस वक्त में है जब सुख में है हमारे समाज के लोग, तब जनजाति चेहरे, तब के लिए आप लोग हैं।
जब जनजाति चेहरा परेशान है, मेरे एक्टिविटीज़ को आप लोग 10 सालों से या 8 सालों से, 10 सालों से, कोई 10 साल कोई 8 सालों से मुझे देख रहे होंगे, लेकिन इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जनजाति बड़े बड़े लोग कर रहे हैं इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े चेहरों को इस क्षेत्र में लाया गया तो हुआ क्या? क्या जनजाति क्षेत्रों में कन्वर्शन रुकी? क्या हमारी बहू बेटियों के साथ में अत्याचार कम हुआ? क्या हमारे जमीनों को लूटना, जो लूटते हैं, वो कम हुआ? क्या हमारे जनजाति हर गांव में वो सुविधा पहुंची जो सुविधा एक बड़ा बड़ा नेता, एक बड़ा बड़ा जनजाति चेहरा हर रोज जीता है? नहीं। जब कोई अच्छा कुछ काम करता है, जब कोई अचीवमेंट होता है, तब बधाई देने के लिए सारे लोग आ जाते हैं। अभी 15 नवंबर, पिछला 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन था और उस वक्त में महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन होना था। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उनका उलिहातू में आगमन था। सारे लोग बहुत खुश थे, गांव के लोग भी बहुत खुश थे, बहुत सारे लोग बहुत खुश थे। लेकिन अचानक महामहिम ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। लोग टूट गए। मैंने भी जानने का प्रयास किया कि भाई आखिरी मोमेंट में, क्योंकि एक जनजाति समाज के लिए भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस हो या जन्म दिवस हो, इससे ज्यादा खास और कोई कार्य नहीं हो सकता। फिर इतनी इंपॉर्टेंट डे में ऐसी क्या बात आई कि आप नहीं आई? हमारे यहाँ के गांव के लोगों का मन टूट गया, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति आप बनने के बाद पहली बार आप झारखंड में आपका आना हो रहा था। दुख होता है ये जानकर कि हमारे धरती आबा के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन उन्होंने कितने संघर्ष किए थे अपने समाज को बचाने के लिए, अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए। उनके लिए किसी के पास वक्त नहीं है। वक्त है लोगों को सिर्फ फोटो खिंचवाने आने के लिए, बधाई देने के लिए। क्या ये जरूरी है? समाज ने आपको प्रतिनिधि चुना है। ये जनजाति बहुल क्षेत्र है। एक जनजाति चेहरे को प्रतिनिधि इसीलिए चुना है कि आप उनकी समस्याओं को समझ सके, उन तक पहुंच सके। तो कोई है तो मुझे इसका रिप्लाई दे। कोई प्रतिनिधि ऐसा रिप्लाई दे कि आपने, कोई 25 सालों से विधायक है, कोई कई सालों से सांसद है, कोई कितने सालों से कुछ भी है, मतलब बड़े बड़े पदों में है, लेकिन मेरा ये कहना है, मैं 5 सालों में मैंने बहुत फर्क लाया है। योगी बाबा को मुझे छोड़ दीजिए, मेरे क्षेत्र को, योगी बाबा को देख लीजिए। तो इतने सालों में आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया? सिर्फ फोटो खिंचाए और अपना जमीन तैयार किया? ये जनता को सोचना चाहिए कि कौन कर पा रहा है और कौन नहीं कर पा रहा है। और यहां तक कि मैं ये कहूंगी कि हमारे महामहिम जो बैठे हुए हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ जनजाति सेंटीमेंट को यूज करने से एक जनजाति फेस, मैंने पहले भी कहा, एक फेस यूज किया जा रहा है कि नहीं ये जनजाति जैसा है वो कार्य करे ना करे, उसको राष्ट्रीय दायित्व दे दो, उसको ऐसा कर दो। जनजाति समाज के सेंटीमेंट के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है। कितनी समस्याएं हैं जनजाति समाज में, लेकिन कहीं एक समस्या में आपने कभी भी किसी बड़े चेहरे को खड़े होते देखा है? और तो और मैं बता दूं, जनजाति समाज के गांव में एक अखड़ा होना बहुत जरूरी है। उस अखड़े में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बैठने की जगह, सर पे थोड़ा सा ताकि धूप बारिश से बच सके ऐसा, और साथ में हमारे आदिवासियों का क्या है, ढोल मांदर। हाँ, डिस्कनेक्ट रहते हैं, उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ वो जनजाति नाम से, उनको सिर्फ उस जनजाति नाम से मतलब है कि उस जनजाति नाम को यूज करके विधायक सांसद बनना है।
बाकी अगर जनजाति समाज के लिए इतना सोचते तो आज झारखंड में इतनी ज़्यादा कन्वर्शन नहीं होती। मैं खूंटी में बोलूँ, कई सालों से कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो बड़े बड़े दायित्वों में, पावरफुल दायित्वों में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कन्वर्शन तेजी से चलता रहा। अवैध धर्मांतरण, अवैध चर्च निर्माण, अवैध जमीन कब्जा, बहुत सारी चीजें। ये इससे क्या बताता है कि आप जनजाति नाम को सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप अपने लिए उस जनजाति का, आपको जनजाति सेंटिमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं यही पूछना चाहती हूं कि आप लोगों की भूमिका क्या होनी चाहिए सामाजिक? बस यही इतनी कि किसी ने टॉपर किया तो उनको बधाई देने आना है? उस बेटी का क्या जिसको घर से बेघर कर दिया गया, पता नहीं 4 दिनों से वो गायब है, उस बेटी का क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो जनजाति समाज से नहीं है? पल्स हॉस्पिटल जिस मुंडा के जमीन पे खड़ा है, क्या वो जनजाति समाज का बेटा नहीं है? जिस रूबिका को मार दिया गया, टुकड़ों में काट दिया गया, वहां पर कितने जनजाति समाज के प्रति, क्या वो जनजाति समाज की बेटी नहीं है? खूंटी में हमारे जनजाति समाज की बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ, वहां पे कोई जनजाति चेहरा खड़ा नहीं, और क्या वो जनजाति समाज की बेटी नहीं है? उड़ीसा में हमारे संथाल लोग दबे कुचले जी रहे हैं, तो क्या वो जनजाति समाज का अंग नहीं है? उन्हें जीने का हक नहीं है? कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं वो मेरा क्षेत्र नहीं है, तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूं कि मैं झारखंड से हूं, मैंने अपना कार्य खूंटी से शुरू किया था, लेकिन आज ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां भी जनजाति समाज है, मैं हर जगह जाती हूं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, झारखंड तो है ही, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कहीं भी हो, जहां मेरे जनजाति समाज है वहां मैं जाती हूं। तो आप लोग जो इतने बड़े बड़े दायित्व लेकर बैठे हैं सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, तो मैं आप सबों से ये पूछना चाहती हूं, क्या ये बड़े बड़े चेहरे जो व्यक्तिगत स्वार्थ लेकर हम लोगों को बेवकूफ बना रही है, इससे क्या हमारा समाज बचेगा? इससे हमारे समाज को क्या फायदा? मैं हर जनजाति, ऐसे तो बहुत सारे जनजाति लोग गाली गलौज करने आ जाते, ये वो दिस दैट करने आ जाते, पता नहीं क्या क्या बोलने आ जाते। ये लाइव जो भी जनजाति समाज के लोग सुन रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ये प्रश्न क्यों नहीं करते कि जो बड़े बड़े जनजाति चेहरे बैठे हैं वो जनजाति समाज के लिए एक ऐसा चीज करके, एक ऐसी चीज दिखा दे जो उन्होंने जनजाति समाज के हित में किया हो। अपने समाज, अपने क्षेत्र में आकर कार्यक्रम कर लेना, मेडिकल कैंप्स लगा देना, ये काफी नहीं है। आपको हर जनजाति समाज के साथ में कनेक्ट करना होगा, और जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि लोगों को तराशना होगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी, मुझे जिज्ञासा है, ये मेरे अंदर एक बहुत दिन से सवाल उठ रहा है। आप सब भी जानते हैं कि झारखंड एक जनजाति बहुल क्षेत्र है। जब सीएम की बात आती है तो ये कहा जाता है कि झारखंड में सीएम तो झारखंडी ही चलेगा, आदिवासी ही चलेगा, और बाकी पदों के लिए कौन सा ऐसा बड़ा बड़ा पद है जहां पे एक आदिवासी बैठा है? सीएम के अलावा इक्के दुक्के होंगे, लेकिन मैक्सिमम जगह में जी जोहार देव प्रकाश जी, हमारे लोग नहीं है। लोग कहेंगे आगे नहीं आते हैं, वो कार्य नहीं करते। तो आप, कोई भी बच्चा पेट से सीख कर नहीं आता, जन्म होते से धीरे धीरे उनको तराशा जाता है। क्या आपने कभी किसी जनजाति को तराशने का प्रयास किया? तराशी हुई चीज को लेकर और प्रोजेक्ट कर दिया, खड़ा कर दिया, और जिनको खड़ा कर दिया, क्या वो लोग जनजाति समाज को कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने समाज के हित में कार्य कर पा रहे हैं, या सिर्फ कोरम पूरा कर रहे हैं? मैं इस लाइफ के माध्यम से हर उन जनजाति झारखंड के बड़े बड़े चेहरों को और केंद्र में बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहती हूं कि जनजाति चेहरों को, बड़े बड़े जनजाति चेहरों को रखने का मतलब क्या है?
क्या उनका कार्य सिर्फ कार्यक्रम करना, क्षेत्रों में बधाई देना, शादियां अटेंड करना, हल्दी अटेंड करना, ये है? और वो जनजाति समाज के लिए किसको आपने अपॉइंट किया है? जो दबे कुचले हैं, उड़ीसा में हमारे संथाल लोग जो दबे कुचले हैं, जहाँ की हमारी राष्ट्रपति जी हैं, पर वो बिल्कुल नहीं जाती वहाँ। और एक बात बता दूं, जब वो गवर्नर थी, रांची में थी, मैंने कई बार जनजाति विषय में बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास किया, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और दुख इस बात का लगा कि लोग एक औपचारिक भेंट के लिए जब जाते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, लेकिन जो समाज के लिए बात करना चाहते हैं, जनजाति समाज के लिए कुछ बातें मैंने लिख कर दी थी, उनके लिए बड़े बड़े चेहरों को समय ही नहीं है। क्या ये हमारे समाज के लिए ठीक है? मैं ये जानना चाहती हूं कि जनजाति बहुल क्षेत्र में एक जनजाति चेहरे को दे दिया जाता है तो क्या वो कनेक्ट कर पाते हैं? वो कनेक्ट सिर्फ उन लोगों को करते हैं जो उनको आगे आने वाले इलेक्शन में उनको जीत हासिल कराने में काम आए। वो कनेक्ट सिर्फ उन लोगों से होते हैं। और जनजाति समाज आज भी वही है, पिछड़ा हुआ, दबा कुचला, बड़े बड़े चेहरे हैं। अगर आज आप ढूंढने जाएंगे तो जनजाति समाज के बड़े बड़े चेहरे हैं जो बड़े बड़े दायित्व में बैठे हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज भी उन क्षेत्रों के जनजाति समाज दबे कुचले हैं, बेघर हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, अशिक्षित हैं। ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिएगा, क्या हम जनजातियों के साथ में न्याय हो पा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। जोहार।